बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आपको अपने चैनल मिस हिना में वेलकम करती हूँ। तो क्लास हम लोग का क्लास 10 मैथ्स इन टेक्स्ट बुक बोर्ड चैप्टर नंबर 23 पाइथागोरस थ्योरम कंटिन्यू है, जिसकी आज हम थ्योरम 23.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले 23.1 कंप्लीट करवा चुकी हूँ थ्योरम। तो जिन लोगों ने अभी तक नहीं समझा है वो थ्योरम को, तो वो मेरे चैनल की प्लेलिस्ट से समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं, याद कर सकते हैं। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना सेकंड थ्योरम, थ्योरम 23.2। तो क्लास स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं कि ये दोनों ही थ्योरम 23.1 एंड 23.2 दोनों ही थ्योरम मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरम है और लाजमी पेपर में आते हैं। ठीक है ना, आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्लीज वीडियो को स्किप करके और फॉरवर्ड करके देखने की गलती मत कीजिएगा, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है और अगर आप देखते हैं, समझते हैं तो आपको याद करने में बहुत ज्यादा आसानी हो जाएगी। ठीक है, तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं थ्योरम 23.2। जी, थ्योरम 23.2 में हमसे कहा जा रहा है, इफ द स्क्वायर्स ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड, देन द ट्राइंगल इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। जी, अब 23.1 थ्योरम में क्या बात थी, वहां पर हमें जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल गिवन था और हमें पाइथागोरस थ्योरम की जो इक्वेशन है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, वो इक्वेशन हमें प्रूव करनी थी, वो इक्वेशन हमें लेकर आनी थी। अब यहाँ पर वो इक्वेशन हमें गिवन है, देख सकते हैं, द स्क्वायर ऑफ वन साइड, ये इक्वेशन की बात हो रही है। वो इक्वेशन हमें गिवन है, जबकि हमें जो है ये प्रूव करना है कि ये जो ट्राइंगल यहाँ पर गिवन है ये राइट एंगल ट्राइंगल है। कौन सा ट्राइंगल की बात हो रही है? ट्राइंगल एबीसी की बात हो रही है कि ये ट्राइंगल एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ये बात हमें इस थ्योरम में प्रूफ करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम गिवन में लिख लेते हैं कि हमें गिवन में क्या क्या चीजें हैं। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं कि ट्राइंगल एबीसी इन अ ट्राइंगल एबीसी कॉमा, ठीक है। अब इसमें देखें जो साइड्स इसमें दी हुई है ट्राइंगल की, ये साइड है, एबी साइड है, बी एसी साइड है और बीसी साइड है। इनकी लेंथ हमें गिवन है। देखिए, बीसी की लेंथ ए है, एबी की लेंथ सी है, जबकि एसी की लेंथ बी है। ये भी हम लिख लेते हैं, चूंकि ये भी हमें फिगर में गिवन है, तो हम यहां पर लिख लेते हैं कि मेजरमेंट ऑफ BC, यानी कि ये वाली लेंथ, मेजरमेंट ऑफ BC किसके इक्वल है? A के इक्वल है। ठीक है, कॉमा, उसके बाद मेजरमेंट ऑफ AC किसके इक्वल है? B के इक्वल है। ठीक है, मेजरमेंट ऑफ AC इक्वल है स्मॉल b के। ठीक है, तो यहां ये देख लीजिए कि जो हमने लेंथ जो इनके ले रहे हैं, साइड्स की जो मेजरमेंट हम ले रहे हैं, उनको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं स्मॉल अल्फाबेट से। ठीक है, जबकि ट्राइंगल का जो नाम हमने मेंशन किया है यहां पर, वो है कैपिटल अल्फाबेट से। ठीक है, तो AC जो है वो इक्वल है B के, जबकि लेंथ ऑफ AB जो है वो इक्वल है लेंथ C के। ठीक है, तो कॉमा डाल के यहां पर लिख दीजिएगा, या चूंकि एंड लिख दें, लास्ट लिख रहे हैं हम, एंड AB मेजरमेंट ऑफ AB लेंथ इक्वल है C के। ठीक है, तो ये सारी जो मेजरमेंट है ये हमें फिगर में ऑलरेडी गिवन है। अब यहां पर जो हमें इक्वेशन जो दी हुई है, ठीक है, ट्राइंगल तो हमें दिया हुआ है, साथ साथ हमें ये भी कहा हुआ है कि द स्क्वायर ऑफ वन साइड ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ अदर टू साइड, यानी अगर हम एक साइड का स्क्वायर करें तो वो इक्वल है टू अदर साइड के सम के स्क्वायर के। तो आपको पता है कि यहाँ पर जो एक साइड स्क्वायर के इक्वल है वो क्या होती है? वो हाइपोटेनस है। ठीक है, इसका मतलब इस फिगर में हाइपोटेनस मेरा क्या होगा? इस फिगर में हाइपोटेनस मेरा C होगा, क्योंकि ये 90 डिग्री के अपोजिट है और 90 डिग्री के अपोजिट जो भी मेरी साइड होती है दैट इज हाइपोटेनस। ये हाइपोटेनस है,
ये बेस है और ये परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो हमारी इक्वेशन क्या होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो हम यहाँ पर बेस और हाइपोटेनस के नाम से नहीं लिखेंगे, बल्कि जो यहाँ पर हमें नेम दिए गए हैं, जो मेंशन है मेजरमेंट, हम उस नाम से इक्वेशन को लिखेंगे, ठीक है। तो आपको पता है हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी कि हाइपोटेनस किसके इक्वल है, यहाँ पर सी के इक्वल है। तो हम यहां लिखेंगे सच दैट जी हाइपोटेनस का स्क्वायर मींस सी का स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है। उसके बाद फिर बेस स्क्वायर, तो बेस यहां पर किसके इक्वल है, बी के इक्वल है, और परपेंडिकुलर ए के इक्वल है। तो आपकी मर्जी है, आप बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं और आप ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर भी लिख सकते हैं, जो कि जब वैल्यू ऐड होती है तो हम आगे पीछे लिख सकते हैं। तो अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से ए पहले आता है, बी बाद में आता है। तो चलें हम पहले ए को लिख लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जी तो क्लास आपकी बुक में सी स्क्वायर को बाद में लिखा हुआ है और ए प्लस बी स्क्वायर को यहां लिखा हुआ है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोनों ही इक्वल का साइन जब आ जाता है तो हम लेफ्ट हैंड साइड को राइट पे भी लिख सकते हैं और राइट को लेफ्ट पे भी लिख सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो भी सही है। और इस तरीके से हम लिखेंगे तो ये भी सही है, ठीक है। अच्छा, अब यहां पर मुझे प्रूफ क्या करना है, मुझे प्रूफ ये करना है कि ये वाला जो ट्राइंगल है, ट्राइंगल ABC, दिस इज अ राइट एंगल ट्राइंगल। तो लिख लेते हैं, ये बात हमें यहां पर प्रूफ करनी है कि ट्राइंगल ABC is a right angle triangle। जी ये बात हमें इसमें प्रूफ करके दिखानी है कि ये ट्रायंगल एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो क्लास इसको प्रूफ करने के लिए जाहिर है कि हमें कुछ ना कुछ अपनी तरफ से कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है। वो कंस्ट्रक्शन हम करेंगे तो उसकी हेल्प से हम ये बात प्रूफ कर सकते हैं कि दिस ट्रायंगल इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। तो जो मैंने कंस्ट्रक्ट किया अपनी तरफ से वो क्या है कि मैंने ये AC लाइन को मजीद आगे जो है बढ़ा लिया, ठीक है, आगे प्रोसीड कर लिया। इस लाइन को कितना बढ़ाया, जितनी लेंथ AC की थी, ठीक है ना, AC की जितनी लेंथ थी सेम उसी लेंथ के मुताबिक मैंने आगे बढ़ाया। यानी कि यूं समझ लीजिए कि AC के इक्वल लेंथ मैंने इस लेंथ को लिया DC, जो लेंथ इसकी थी वही उसी लेंथ को रखते हुए मैंने DC को आगे क्या किया, प्रोसीड कर लिया, ठीक है, आगे इसको बढ़ा लिया। उसके बाद जब मैंने इतना ही बढ़ा लिया जितना कि AC लेंथ थी, उतना ही मैंने DC को रखा। यूं समझ लीजिए कि AC को मैंने इक्वल रखा किसके, DC के। उसके बाद जब ये लेंथ मैंने बढ़ा ली तो पॉइंट D को पॉइंट B से मैंने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। ये डॉटेड लाइन आप देख सकते हैं, डॉटेड लाइन इसलिए शो की जाती है क्योंकि ये लाइन हम खुद से अपनी तरफ से बना रहे हैं ट्रायंगल बनाने के लिए, तो इसलिए मैंने इसको डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट किया है और आपकी बुक में भी डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट है। तो यहाँ पर D को मैंने B से ज्वाइन कर दिया। तो आप देख सकते हैं मुझे एक और ट्रायंगल यहाँ पर मिल गया जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। आप देख सकते हैं यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, ठीक है, और ये लाइन जब ये ज्वाइंट होती है तो ये ट्रायंगल दिखने में लग रहा है कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। इस ट्रायंगल को तो हमने प्रूव करना है कि राइट एंगल है, लेकिन हमने अपनी तरफ से एक राइट एंगल ट्रायंगल यहाँ पर ड्रॉ कर लिया, ठीक है। और हमने कह दिया कि ये वाला जो एंगल है मेरा यानी कि BCD ये क्या है, 90 डिग्री है, ठीक है। तो क्लास ये काम चूंकि मैंने अपनी तरफ से कंस्ट्रक्ट किया है तो मैं यहां पर लिखूंगी ड्रॉ CD परपेंडिकुलर टू BC परपेंडिकुलर टू BC। जी परपेंडिकुलर एल्टीट्यूड का कॉन्सेप्ट आपको दिया था मैंने लास्ट क्लास में। तो उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि परपेंडिकुलर वो लाइन होती है जो कि कहीं से भी ड्रॉ हो सकती है, उसके लिए
ट्राइंगल का वर्टेक्स का होना जरूरी नहीं है। तो देखिए ये वाली लाइन जो मैंने बनाई है ना, डीसी लाइन, ठीक है ना, ये सीडी कह देंगे या डीसी कह दें, जो भी है, सीडी लाइन जो मैंने बनाई है वो इस तरीके से बनाई है कि वो इस लाइन पर, यानी कि ये जो बीसी लाइन है इस पर परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का मतलब है कि एग्जैक्टली इस वाली लाइन से मिलके ये यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना रही है, ठीक है ना। परपेंडिकुलर इसीलिए यूज किया जाता है वर्ड, ताकि हमें ये पता चल जाए कि बेसिकली इन दोनों लाइनों के बीच में जो है वो जो एंगल जो परफॉर्म हो रहा है दैट इज 90 डिग्री। ओके, इसी वजह से यहाँ पर परपेंडिकुलर का वर्ड यूज किया। अच्छा, उसके बाद अब हमने जो यहाँ पर जो हमने परपेंडिकुलर बनाया उसकी लेंथ कितनी रखी, उसकी लेंथ हमने इक्वल रखी एसी लाइन की, ठीक है। जितनी लेंथ एसी की है हमने सेम उसी लेंथ के हिसाब से आगे डीसी लाइन बना ली, ठीक है। तो हम यहां पर ये लिखेंगे कि सच दैट जी CD जो है वो इक्वल है AC के, यानी कि ये वाली लाइन जो मैंने जितनी बढ़ाई है उसको किसके इक्वल रखा है, AC के। यहां पर ये बात लिख देते हैं हम कि CD या DC, आप कुछ भी कह सकते हैं, CD भी कह सकते हैं और DC भी कह सकते हैं, ठीक है। CD लेंथ कॉन्ग्रुएंट है, इसे यहां पर इक्वल का वर्ड नहीं कॉन्ग्रुएंट का वर्ड यूज करेंगे क्योंकि ज्योमेट्री है, ठीक है। और ये किसके कॉन्ग्रुएंट है, AC के, ठीक है। यानी कि ये दोनों की जो लेंथ है वो इक्वल है, जितना सेंटीमीटर ये होगी उतनी ही सेंटीमीटर ये होगी। ये समझ लें कि अगर ये 5 सेंटीमीटर है, सॉरी ये 5 सेंटीमीटर है, तो हमने अपनी तरफ से जो लाइन बढ़ाई है वो भी 5 सेंटीमीटर की ही बढ़ाई है, ठीक है। तो ये दोनों लेंथ क्या हो गई, आपस में इक्वल हो गई। उसके बाद जो मैंने काम किया लाइन बढ़ाने के बाद, मैंने पॉइंट बी को पॉइंट डी से ज्वाइन कर दिया। तो आगे हम ये बात भी लिख देंगे कि ज्वाइन द पॉइंट्स बी एंड डी। Join the points B and D, ठीक है। दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया। ये काम चूंकि मैंने अपनी तरफ से खुद किया था तो मैंने उसको किस में डाला, कंस्ट्रक्शन में डाला, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में लिखा। तो क्लास अब हम इसको प्रूफ करते हैं ट्राइंगल को। तो प्रूफ करने के लिए आप 2 कॉलम बनाएंगे, एक स्टेटमेंट का और दूसरा रीजन का, ठीक है। अब हम ये देखेंगे कि जो हमने ट्राइंगल अपनी तरफ से बनाया है, ठीक है, उसको हम पहले देख लेते हैं कि उसमें हमने क्या क्या चीजें ली हैं, ठीक है। तो यहां पर हम देख लेते हैं ट्राइंगल DCB को, ट्राइंगल DCB को हम देख लेते हैं। तो लिख लीजिएगा इन ट्राइंगल DCB, ठीक है। आप BCD भी कह सकते हैं, DCB भी कह सकते हैं, जो आपका दिल चाहे। इन ट्राइंगल DCB, ठीक है, इन छोड़ दें, बल्कि ये लिखेंगे खाली। हमने ये कहा है ना कि ये वाला ट्राइंगल जो है ये राइट एंगल ट्राइंगल है, जो हमने खुद से बनाया है। ये ट्राइंगल हमने क्या कहा है कि ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हम यहां पर लिख लेते हैं कि ट्राइंगल DCB इज अ right angle triangle, ठीक है। ट्राइंगल को हम इसकी शेप से भी मेंशन कर सकते हैं, पूरी स्पेलिंग लिखना जरूरी नहीं है। जहां ट्राइंगल का वर्ड आए आप ये इस तरह से शेप भी बना सकते हैं ट्राइंगल की, ठीक है। तो यहां पर हमने कह दिया कि जो ट्राइंगल DCB है वो एक राइट एंगल ट्राइंगल है। अच्छा, अगर ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो आपको पता है कि पाइथागोरस थ्योरम जो है वो राइट एंगल ट्राइंगल पर ही अप्लाई होता है। तो अगर जब हमने इसे बोल दिया कि ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो इसका मतलब हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकते हैं। तो अगर हम इस पे पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो यहां पर जो हाइपोटेनस है वो क्या होगा, मेरा ये होगी ना ये वाली लाइन, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल ये है, ठीक है। अगर इसे मैंने 90 डिग्री का एंगल कहा है तो इसके सामने वाली साइड क्या हो गई, हाइपोटेनस, यानी जो लेंथ BD है, BD लेंथ मेरी क्या है, हाइपोटेनस। तो हम यहां पर लिखेंगे
मेजरमेंट ऑफ बीडी का स्क्वायर, बीडी का स्क्वायर मीन्स यानी हाइपोटेनस का स्क्वायर किसके इक्वल है, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा क्या है, परपेंडिकुलर है और ये बेस स्क्वायर है। ठीक है, तो क्या यहाँ पर आप बेस को भी पहले लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर को भी पहले लिख सकते हैं, नो इश्यू, क्योंकि दोनों ही वैल्यू क्या हो रही है, प्लस हो रही है। तो आपकी मर्जी, आप चाहे तो पहले बेस स्क्वायर लिखें, चाहे तो पहले परपेंडिकुलर स्क्वायर लिखें। हम परपेंडिकुलर स्क्वायर इसलिए यहाँ पर पहले लिख रहे हैं क्योंकि ये ए है और ये वाली जो बेस है वो हमारी बी है। अल्फाबेटिक ऑर्डर के हिसाब से ए पहले आता है। ठीक है, वरना कोई इश्यू नहीं है, आप पहले बी भी लिख सकते हैं जी। तो अब यहां पर क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर। तो परपेंडिकुलर यहां पर देखें क्या दिया हुआ है, ये परपेंडिकुलर की लाइन यहां पर ए है, तो यहां पर हम लिखेंगे ए स्क्वायर, ठीक है, प्लस आगे क्या होता है, बेस स्क्वायर। परपेंडिकुलर के बाद बेस स्क्वायर, तो इस ट्रायंगल के बेस क्या है, डीसी है, ये वाली बेस है। अभी इसका हमने कोई नाम तो नहीं रखा ना, अभी तो बेस इसकी क्या है, डीसी है। जब तक हम इसको कोई नाम नहीं देंगे, ये डीसी है, तो हम इसकी जगह पर, बेस की जगह पे क्या लिखेंगे, मेजरमेंट ऑफ डीसी का स्क्वायर। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया, पाइथागोरस थ्योरम हो गया। अच्छा, अब ये वाला जो काम, जो ट्रायंगल हम जिसको कह रहे हैं कि राइट एंगल ट्रायंगल है, क्या बेसिकली ये था तो नहीं ना, क्वेश्चन में तो नहीं था ये ट्रायंगल, ये तो हमने खुद से ड्राइव किया है, हमने खुद से बनाया है, कंस्ट्रक्ट किया है। तो आगे यहां पर लिख दीजिएगा कंस्ट्रक्शन। ठीक है, ये मेरा क्या है, कंस्ट्रक्शन है। अच्छा, और ये जो मैंने इक्वेशन लिखी है, ये किसकी इक्वेशन है, पाइथागोरस थ्योरम की इक्वेशन है। तो यहां पर हम आगे लिख लेते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम जी। अब उसके बाद आप ये देख सकते हैं क्लास कि ये बात हमने कंस्ट्रक्शन में कह दी थी कि जो लेंथ डीसी है, ये डीसी कह दें या सीडी कह दें, चले यहां पर हमने सीडी कहा हुआ है तो हम इसको भी सीडी कह देते हैं ना। ठीक है, ताकि आपके लिए कंफ्यूजन ना हो, लेकिन बात एक ही होती है, आप डीसी रखें या सीडी रखें, चले इसको हम सीडी कह देते हैं। ठीक है, तो क्लास अब हमने ये बात कंस्ट्रक्शन में कही थी कि लेंथ जो सीडी है वो किसके इक्वल है, एसी के इक्वल है। ठीक है, लेंथ सीडी किसके इक्वल है, एसी के इक्वल है, और एसी किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। ये बात हमें पता है कि देखिए सीडी लेंथ जो हमने रखी है वो तो एग्जैक्टली एसी के इक्वल है, और एसी लेंथ किसके इक्वल है, बी के इक्वल है। तो अगर ये एसी के इक्वल है तो इसका मतलब ये हो गया कि ये बी के इक्वल भी हो गया। ठीक है ना, क्योंकि एसी जब बी के इक्वल है तो जिस से एसी इक्वल होगा तो क्या ये इसके इक्वल नहीं होगा, क्योंकि लेंथ तो दोनों की सेम है। अगर हम इस एसी लेंथ को बी कह रहे हैं तो इस बीसी लेंथ को भी हम बी कह सकते हैं, क्योंकि दोनों ही लेंथ एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। तो मैं यहां पर सीडी की बजाय डायरेक्ट बी लिख सकती हूं, बिल्कुल लिख सकती हूं। ठीक है, तो मैं लिख लेती हूं यहां पर सीडी की बजाय मैं यहां पर लिख लेती हूं बी। यानी कि बी स्क्वायर हो जाएगा ये। ठीक है, अच्छा, उसके बाद ऐसा मैंने क्यों किया, इसकी जगह पे बी स्क्वायर क्यों रखा, इसलिए रखा क्योंकि मैं इन दोनों लेंथ को इक्वल कह चुकी थी, किसमें, अपने कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, मैंने कह दिया था कि सीडी जो है वो एसी के इक्वल है, ये मैं ऑलरेडी बात ऊपर अपनी कंस्ट्रक्शन में बोल चुकी हूं। तो यहां पर हम लिख देते हैं कि सीडी लेंथ जो है वो कॉन्ग्रुएंट है एसी के। ठीक है, एसी लेंथ के इक्वल है, और लेकिन ये बात क्वेश्चन में नहीं थी, सीडी मैंने खुद से ड्राइव किया हुआ है। तो चूंकि यहां पर जो चीज हम खुद से बनाते हैं तो आगे ब्रैकेट में लिख दीजिएगा कंस्ट्रक्शन जी। तो ये बात मैंने इसलिए लिखी ताकि मैं बता सकूं कि अगर मैं सीडी की जगह पे बी स्क्वायर लिख रही हूं तो उसकी वजह है कि एसी जो है वो बी के इक्वल है और सीडी जो है वो एसी के इक्वल है। तो मैं सीडी की जगह पर
बी स्क्वायर रख सकती हूँ। ठीक है, तो यहां पर मैंने इसकी वैल्यू पुट कर दी है। अब उसके बाद जी, अब उसके बाद क्या है कि ये वाली जो मेरे पास लेंथ है ना, ये वाली, अब इस वाली लेंथ को देखें और अगर हम जो हमारे पास गिवन है सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, कुछ मिलते जुलते लग रहे हैं आपको? ठीक है ना भाई, देखें राइट हैंड साइड तो दोनों के सेम है, बस लेफ्ट हैंड साइड का डिफरेंस आ रहा है। तो हम यहां पर गिवन से ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं। हम ले लेंगे बट सी स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। ठीक है, ये बात तो हमें क्वेश्चन में गिवन थी कि सी स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो मैं ये बात चूंकि ये गिवन थी क्वेश्चन में, तो आगे हम यहां लिख देंगे गिवन। ठीक है, उसके बाद अब यहां पर अगर हमने ये कहा है कि सी स्क्वायर इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के, तो ऊपर देखिएगा ये बात हमने प्रूफ करी है कि मेजरमेंट ऑफ बी डी बी इक्वल है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के। तो इसका मतलब आप देख सकते हैं ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन, इन दोनों की राइट हैंड साइड जो है वो सेम है। ठीक है ना, दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड सेम है। तो अब चले मैं इसको नाम दे देती हूँ ना, ये इक्वेशन 1 कह दिया इसको। ठीक है, इसको मैं इक्वेशन 2 कह देती हूँ। ठीक है, दोनों इक्वेशन को नाम दे दिया हमने। तो दोनों की राइट हैंड साइड क्या है वो सेम है। अगर मैं इन दोनों को कंपेयर करवाऊं, दोनों इक्वेशन को कंपेयर करवाऊं, तो कंपैरिजन में क्या होता है कि अगर दो इक्वेशन की कोई एक साइड आपस में इक्वल हो तो उसकी दूसरी साइड भी क्या होती है, इक्वल होती है। तो दोनों की राइट हैंड साइड अगर इक्वल है तो इसका मतलब इनकी लेफ्ट हैंड साइड भी क्या हो जाएगी, आपस में इक्वल हो जाएगी। आप ये कह सकते हैं कि जब दोनों की लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो हम ये कह सकते हैं कि बी डी स्क्वायर जो है वो इक्वल है सी स्क्वायर के। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि मेजरमेंट ऑफ बी डी स्क्वायर इक्वल है सी स्क्वायर के। ठीक है, उसके बाद अब यहां पर जो है अगर मुझे सी की वैल्यू चाहिए, सिर्फ सी स्क्वायर की वैल्यू नहीं चाहिए, तो मैं यहां पर ये कर सकती हूँ ना कि दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेती हूँ। अच्छा, पहले तो इसकी रीजन लिख ले कि भाई ये जो मैंने यहां पर जो ये किया है कि मैंने दोनों इक्वेशन को इक्वेट करवाया है या कंपेयर करवाया इक्वेशन 1 एंड 2 को, तो आगे इसकी रीजन बता दें कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी का मतलब है कि अगर दोनों की कोई एक साइड इक्वल हो तो उसकी दूसरी साइड भी क्या होती है, इक्वल होती है। यानी इन दोनों की राइट हैंड साइड इक्वल थी तो हमने लेफ्ट हैंड साइड को भी एक दूसरे के क्या कर दिया, इक्वल कर दिया। तो यहां पर हम रीजन में भी यही बात लिखेंगे कि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। लिख दीजिए रीजन। जी, ये इसकी रीजन हो गई कि ये चूंकि इक्वालिटी की बेस पे था तो इस वजह से हमने दोनों इक्वेशन को कंपेयर कर लिया। ये हमारी प्रॉपर्टी क्या कहलाती है, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। जी, तो क्लास अब आगे मैं ये चाह रही हूं कि मुझे सी की वैल्यू मिल जाए, सी स्क्वायर की वैल्यू मुझे नहीं चाहिए। तो मैं क्या करूंगी, स्क्वायर रूट ले लूंगी दोनों तरफ। जब दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगी तो क्या हो जाएगा, दोनों पे से स्क्वायर हट जाएगा। चूंकि स्क्वायर रूट और स्क्वायर आपस में क्या है, यूं समझ लें दोनों एनिमी है। अगर हमें स्क्वायर को रिमूव करना होता है तो हम टेकिंग स्क्वायर रूट लेते हैं दोनों तरफ, और अगर हमें रूट को खत्म करना होता है तो हम टेकिंग स्क्वायर लेते हैं दोनों तरफ। यानी दोनों एक दूसरे को खत्म करते हैं। स्क्वायर को खत्म करने के लिए मुझे क्या चाहिए होगा, स्क्वायर रूट, और अगर यहां पर स्क्वायर रूट होता तो स्क्वायर रूट को खत्म करने के लिए मैं ले लेती स्क्वायर। अभी मुझे यहाँ स्क्वायर खत्म करना है तो मैं दोनों तरफ स्क्वायर रूट लूंगी और इनको स्क्वायर को हटा दूंगी। तो मैं स्क्वायर रूट लेके नहीं दिखा रही आपको, बस आप खुद ही समझ लीजिए कि स्क्वायर रूट लिया है यहां पर, तो यहां से ये अब स्क्वायर जो है वो खत्म हो जाएगा। ये क्या रह गया, सिर्फ मेजरमेंट ऑफ बी डी इज इक्वल टू सी रह गया। और चूंकि मैंने यहां पर स्क्वायर रूट लिया है तो आगे मैं यहां रीजन में लिख लूंगी कि बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। जो भी काम मैंने यहां किया उसकी रीजन हम आगे लिख देते हैं, बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन
बोथ साइड, ठीक है, दोनों तरफ मैंने स्क्वायर रूट लिया जिसकी वजह से यहां से स्क्वायर रिमूव हो गया, ठीक है। अब अगर हम इन दो ट्रायंगल को देखें, यानी ट्रायंगल ये वाला ट्रायंगल, एक डीसीबी को देखें और ट्रायंगल एसीबी को देखें, डीसीबी और एबीसी को अब हम कंपेयर करते हैं एक दूसरे को और दोनों को कोशिश करते हैं कि हम कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल प्रूफ करें। अगर हम ये प्रूफ कर देते हैं कि ये वाला ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है तो इजीली बात हम ये प्रूफ कर सकेंगे कि ये भी हमारा जो ट्रायंगल है वो क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। तो आइए फिर हम इन दोनों ट्रायंगल को अब क्या करते हैं, कंपेयर करवाते हैं। तो अगर हम कंपेयर करवाएंगे क्लास, तो यहां पर हम लिखेंगे कि ट्रायंगल, नाउ करके लिखिएगा, नाउ इन ट्रायंगल, पहले ये वाला ट्रायंगल लिखेंगे डीसीबी जो कि हमने खुद कंस्ट्रक्ट किया था, ट्रायंगल डीसीबी, और जब हम कंपेयर करवाते हैं तो हम ये वाला सिंबल यूज करते हैं क्योंकि हम दोनों ट्रायंगल को इस वक्त कंपेयर करा रहे हैं, तो दिस सिंबल विल बी यूज, ठीक है। ट्रायंगल डीसीबी को और ट्रायंगल एसीबी को मैं कंपेयर करवा रही हूं, तो आगे लिख दीजिएगा ट्रायंगल एसीबी, जी। तो क्लास अब हम इन दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करवाने जा रहे हैं, ट्रायंगल डीसीबी और ट्रायंगल एसीबी को। तो देख सकते हैं, तो अगर हम दोनों ट्रायंगल को कंपेयर करवाते हैं तो आप देख सकते हैं यहां पर हम ऑलरेडी ये बात कह चुके हैं कि एसी जो है वो किसके इक्वल है, डीसी के, ठीक है। तो एसी जो लेंथ है वो डीसी के इक्वल है, ये बात यहां हमने कंस्ट्रक्शन में भी लिखी थी और अपने थ्योरम में आगे भी हम लिखने जा रहे हैं। तो हम लिख लेते हैं कि सीडी जो है वो इक्वल है, या यू कैन से कॉन्ग्रुएंट है, सीडी लेंथ इज कॉन्ग्रुएंट टू सीए या एसीबी कह सकते हैं आप, ठीक है। ये दोनों लेंथ आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। इसके अलावा बीसी जो है, अगर हम देखें दोनों ट्रायंगल में जो बीसी लेंथ है वो भी क्या है, दोनों के लिए इक्वल है, चूंकि ये क्या है, दोनों के लिए कॉमन है। तो जब दोनों के लिए कॉमन है तो इसका मतलब ये होगा इसके इस ट्रायंगल के लिए भी बीसी परपेंडिकुलर है और इस ट्रायंगल के लिए भी बीसी परपेंडिकुलर है। इसका मतलब बीसी जो है वो दोनों ट्रायंगल के लिए कॉमन है। इनफैक्ट बीसी की वजह से ही दो ट्रायंगल यहाँ पर परफॉर्म हो रहे हैं। ये बीसी लेंथ ही है जो कि दो ट्रायंगल को आपस में डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसलिए हम कहेंगे कि बीसी जो है वो इक्वल है बीसी के। बीसी कॉन्ग्रुएंट है बीसी के। मैंने दोनों ट्रायंगल के लिए लिया, ट्रायंगल डीसीबी के लिए भी और ट्रायंगल एसीबी के लिए भी बीसी जो है वो कॉमन है। तो हम यहां पर ये बात लिख देते हैं कि ये कॉमन है दोनों के लिए। और इन दोनों को जो हमने इक्वल कहा था कि सीडी एसी के इक्वल है, तो बेसिकली सीडी जो लेंथ है वो हमने खुद से ड्राइव की थी। सीडी लेंथ जो है वो क्वेश्चन में गिवन नहीं थी, ये हमारी खुद की ड्राइव की हुई है। तो इस वजह से हम यहां पर वर्ड यूज करेंगे कंस्ट्रक्शन का, ठीक है। यहां पर हम क्या लिखेंगे, रीजन कंस्ट्रक्शन। जी, उम्मीद है कि इतनी बात आपको समझ आ गई होगी। और उसके बाद अब आप ये देख सकते हैं कि अगर ये लेंथ इसके इक्वल है, ये लेंथ इसके इक्वल है, तो कॉमन सेंस की बात है कि बीडी जो है यानी कि जो हाइपोटेन्यूज है इस वाले हाइपोटेन्यूज के इक्वल है। बीडी लेंथ किसके इक्वल हो गया, एबी लेंथ के। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं कि बीडी कॉन्ग्रुएंट है लेंथ ऑफ एबी। ये कैसे इक्वल हो गई, यार लिख सकते हैं कि एच साइड इक्वल टू सी। तो यहां पर हम रीजन लिख देते हैं इसकी, यही बात, एच साइड इक्वल टू जी, इक्वल टू सी। और ये बात हम ऊपर प्रूफ कर भी चुके हैं, तो यहां लिख दीजिएगा प्रूफ अबव, ब्रैकेट में लिख दीजिएगा
ठीक है। उसके बाद अब जब कि हमने तीनों साइड जो है प्रूफ कर दी है दोनों ट्रायंगल में, तो इससे ये बात प्रूव हो जाती है कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के इक्वल है। यानी आप ये कह सकते हैं कि ट्रायंगल डीसीबी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल एसीबी के। तो ये बात हमने यहां पर प्रूफ कर दी, तो लिख भी देते हैं कि ट्रायंगल डीसीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल एसीबी। ठीक है। और यहां पर ये किस पोस्टुलेट की वजह से हमने प्रूफ करी है, तो पोस्टुलेट यहां पर लगा है साइड साइड साइड। तीनों दोनों ट्रायंगल के तीनों साइड क्या है वो आपस में कॉन्ग्रुएंट है। इस वजह से हमने ये प्रूफ कर दिया कि ये ट्रायंगल इस ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट है। तो यहां लिख दीजिएगा साइड साइड पोस्टुलेट। जी, तो क्लास उम्मीद है कि यहां तक आपको समझ आया होगा। ये चीज तो आप क्लास 9th में भी पढ़ते आ रहे हैं पोस्टुलेट के बारे में। जी, तो यहां पर हमने ये प्रूव कर दिया कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है। जब ये बात प्रूव हो गई कि दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट है, तो इसका मतलब इससे रिलेटेड जो एंगल होंगे साइड्स को तो हम पहले ही प्रूव कर चुके हैं कि दोनों एंगल के तीनों साइड आपस में इक्वल है, ठीक है, या कॉन्ग्रुएंट है। लेकिन अब यहां पर हमें ये भी देखना है कि जब ये दोनों ही ट्रायंगल एक दूसरे के इक्वल प्रूफ हो गए, तो इट मींस के इनके जो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल होंगे, यानी एक जैसे जो एंगल होंगे वो भी आपस में क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल डीसीबी इज कॉन्ग्रुएंट टू एंगल एसीबी, यानी कि ये वाला एंगल और ये वाले एंगल भी आपस में क्या हो गए, कॉन्ग्रुएंट हो गए, क्योंकि ये दोनों ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो चुके हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि एंगल DCB is congruent to angle ACB। यहां पर हम ये बात लिख देते हैं कि एंगल DCB is congruent to angle ACB। क्योंकि क्या यहां पर मैं एंगल की बात कर रही हूं, तो यहां पर एंगल का सिंबल बनाइएगा आप, ठीक है। ये दोनों एंगल हमने प्रूफ कर दिए कि यहां पर ये दोनों एंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट है, ठीक है। तो क्यों है ये कॉन्ग्रुएंट, चूंकि हमने ये बात प्रूफ कर दी कि ये दोनों ट्रायंगल आपस में इक्वल है। तो यहां यही बात लिखिएगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यही रीजन आगे लिख दे, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल of congruent triangle। ठीक है, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स है दोनों कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल के, जिनको भी अभी हमने प्रूफ किया कि ये दोनों ट्रायंगल एक दूसरे के इक्वल हैं। जब ट्रायंगल आपस में इक्वल हो जाते हैं तो उनसे रिलेटेड तमाम एंगल साइड्स, जो भी उनके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स होती है, एंगल होते हैं, वो भी क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। इस वजह से हमने कहा कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी दोनों ही 90 डिग्री है। इधर जो बन रहा है ये भी 90 है, ये भी 90 है, तो दोनों ही क्या हो गए, ये आपस में इक्वल हो गए, ठीक है। उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि अगर एंगल डीसीबी जो है वो हमने कहा है कि ये 90 डिग्री है, अगर हम इस वाले एंगल को ये कह रहे हैं कि ये 90 डिग्री है, अपनी तरफ से हमने क्योंकि ये सारा काम खुद किया है ये वाले ट्रायंगल का, और इसको हमने कहा कि ये वाला एंगल 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये एंगल भी 90 डिग्री के इक्वल होगा, ठीक। हम ये बात लिख देते हैं कि एंगल डीसीबी जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है, जब भी हमने इसको कहा कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो हम यहां लिख देते हैं कि एंगल डीसीबी जो है वो किसके इक्वल है, 90 डिग्री के, ठीक है। एंगल डीसीबी जो है वो इक्वल है 90 डिग्री के। अच्छा क्लास, यहां पर आपकी बुक में ना एम का वर्ड यूज किया है, मेजरमेंट। तो अगर आप मेजरमेंट का वर्ड यूज कर रहे हो ना, यहाँ पर एम लगा रहे हो, तो फिर आपको कॉन्ग्रुएंट का साइन लगाने की जरूरत नहीं है, फिर आप इक्वल का साइन लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप मेजरमेंट का वर्ड यूज नहीं करते, यहाँ पर एम नहीं लिखते, तो फिर आप यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट का साइन यूज करेंगे, ठीक है। बोथ आर राइट, दोनों सही है। आपको सिर्फ आपको बताने का मकसद है कि दोनों को यूज किस तरीके से करना है आपने। अगर आप मेजरमेंट का यहाँ पर लिख रहे हैं, एम का साइन लगा रहे हैं, तो फिर आप यहाँ इक्वल टू का साइन लगाएंगे, और अगर आप एम का साइन नहीं लगा रहे तो
कॉन्ग्रुएंट का साइन, मैं यहाँ पर एम का साइन यूज नहीं कर रही हूँ, दैट्स व्हाई आई एम यूजिंग कॉन्ग्रुएंट सिंबल। ठीक है, तो मैं यहाँ पर कॉन्ग्रुएंट का साइन यूज कर रही हूँ। अच्छा, अब यहाँ पर अगर मैंने इसको कहा है कि डीसीबी जो है वो 90 डिग्री है, तो इसका मतलब ये हो गया कि एसीबी भी 90 डिग्री हो गया। ठीक है, एसीबी किस तरह 90 डिग्री का हो गया, क्योंकि दोनों ही एंगल ऊपर हम प्रूफ कर चुके हैं कि एक दूसरे के इक्वल है। कैसे प्रूफ किया, क्योंकि दोनों जो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की वजह से, कि दोनों जो है वो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, इस वजह से हमने ये कहा कि ये दोनों एंगल भी आपस में एक दूसरे के इक्वल है। तो अगर ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं और डीसीबी को मैंने कहा कि वो 90 डिग्री है, तो कॉमन सेंस की बात है कि एसीबी भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। तो हम यहां लिख देते हैं कि एंगल ACB is also congruent to 90 डिग्री। ठीक है, अच्छा, अब ये वाला जो 90 डिग्री हमने लिखा है DCB, ये तो हमने अपने कंस्ट्रक्शन की वजह से लिखा है ना, यहां पर हमने कंस्ट्रक्ट किया था, ये वाला ट्रायंगल हमने खुद से कंस्ट्रक्ट किया था, इस वजह से हमने कहा 90 डिग्री। तो यहां हम लिख लेते हैं रीजन कंस्ट्रक्शन। ठीक है, और इसको जो हमने 90 डिग्री कहा है वो हमने इसलिए कहा है क्योंकि ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी की वजह से ना, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी, दोनों क्योंकि इक्वल है, तो अब यहां पर इक्वालिटी की प्रॉपर्टी हमने लगाई है कि दोनों एंगल को जब हमने इक्वल यहां पर प्रूफ कर दिया, तो इसका मतलब अगर ये वाले एंगल को मैं 90 डिग्री कहती हूं तो कॉमन सेंस से ये ऑटोमेटिकली ये भी उसी के इक्वल हो जाएगा 90 डिग्री के। तो यहां पर हम लिख लेते हैं कि इसको हमने इसलिए 90 डिग्री कहा क्योंकि यहां पर हम प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहे हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। तो हम उस प्रॉपर्टी का नाम यहां लिख लेते हैं, ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी। ठीक है, ये वाली प्रॉपर्टी की वजह से हमने कहा कि एंगल एसीबी जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है। जी, तो क्लास जब हमने ये बात प्रूफ कर दी कि एंगल एसीबी जो है वो 90 डिग्री के इक्वल है, तो इसका मतलब अब ये बात तो ऑटोमेटिकली प्रूफ हो जाती है कि ये वाला जो ट्राइंगल है मेरा एसीबी, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है। चूंकि राइट एंगल ट्राइंगल के लिए क्या कंडीशन होना जरूरी है, उसके लिए कंडीशन होना यह जरूरी है कि राइट एंगल ट्राइंगल में कम से कम एटलीस्ट एक एंगल जो है वो 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ये बात हमने प्रूफ कर दी कि इस ट्राइंगल में एंगल सी जो है, यानी एंगल एसीबी जो है वो 90 डिग्री है। तो अगर हमने ये बात प्रूफ कर दी कि इसका एक एंगल 90 है, तो इसका मतलब ये हो गया कि ये वाला जो ट्राइंगल है ये हमारा क्या हो गया, राइट एंगल ट्राइंगल। यही बात हमें प्रूफ करनी थी कि हमें यह बताना था कि एबीसी इज अ राइट एंगल ट्राइंगल, और यही बात हम यहां पर प्रूफ कर चुके हैं। तो हम लिख सकते हैं यहां पर, हेंस ट्राइंगल ABC is a right angle triangle। ठीक है, तो ये बात हमने यहां पर प्रूफ कर दी कि ट्राइंगल ABC एक राइट एंगल ट्राइंगल है। ठीक है, तो क्लास यहां पर मेरा थ्योरम हो चुका है प्रूफ। जो बात हमसे प्रूफ करने के लिए कही गई थी वो हमने सक्सेसफुली यहां पर प्रूफ कर दी है। अब एंड में आपको पता है हम क्या लिखते हैं, QED। ठीक है, QED का मतलब क्या होता है, क्वाड इराक डेमोन्स्ट्रेंडम। ये लाजमी लिख दिया करें जब भी आप थ्योरम को एंड किया करें, अपना थ्योरम पूरा कंप्लीटली प्रूफ कर दें सक्सेसफुली, तो फिर ये लाजमी लिखा करें QED। ठीक है जी, तो क्लास यहां पर मेरा थ्योरम कंप्लीट हुआ 23.2। उम्मीद है कि आपको समझ आया होगा। और अगर ये थ्योरम आपको समझ आया है, इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुए हैं, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। और वो व्यूअर्स जो मेरे चैनल पर न्यू हैं वो स्पेशली चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको भी टाइम पर मिलता रहे। इसके अलावा जितना ज्यादा हो सके वीडियोस को शेयर किया करें अपने रिलेटिव्स में, फ्रेंड्स में, कोलीग्स में, और अपने तमाम उन जानने वालों को जो आपके क्लोजेस्ट हैं, आपके जानने वाले हैं, उनको आप जरूर शेयर किया करें ताकि आपके अलावा दूसरों तक भी नॉलेज पहुंचे। मुझे दीजिएगा इजाजत, इंशाल्लाह मिलते हैं इसकी एक्सरसाइज के साथ। जब तक के लिए
अल्लाह हाफिज।